हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 3 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस चैप्टर का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, डैट मीन्स ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखो तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना। चूँकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे आगे कि आपने हमारा इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आई थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1 वो आपने देख चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था, यूज ऑफ प्लेन मिरर देखा था। तो इन सब बातों पे हम लोग गौर किए थे। ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो मिरर होता है यानी कि जो आईना होता है या इसे आप दर्पण बोलो, ये बेसिकली होता है दो टाइप, है ना। बेसिकली होता है कितने टाइप में? दो टाइप। एक तो होता है प्लेन मिरर जो कि इससे पिछले वाले पार्ट में हम देखे थे, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये भी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जो स्फेयर से का एक तरह से पार्ट हो, है ना, स्फेयर से बना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट एक ये हमारा है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर इट मीन्स खोखला स्फीयर, है ना। स्फीयर तो है लेकिन खोखला है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे सर्कल मत समझिएगा। ये एक स्फीयर है जो कि एक 3D फिगर रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल हो गया, है ना, क्रिकेट का बॉल हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, नारंगी हो गई। ये सब क्या है? हमारा स्फेरिकल इन शेप है, 3D फिगर है ना। ये सब कैसा फिगर रहेगा? 3D, जिसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों हो, यानी कि तीनों डायमेंशन इनके पास हो। सर्कल में क्या होता है? सर्कल में दो डायमेंशन ही होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें क्या किया जाए, रिंग लेते हैं, तो इस रिंग के अगर थिकनेस को एकदम बहुत ही कम मान लेते हैं तो ये जो हम होगा ये हमारा फिगर सर्कुलर रहेगा, है ना। रिंग हो गया, गाड़ी का टायर हो गया, चूड़ी हो गई, ये सब हमारा सर्कल में आएंगे। लेकिन स्फीयर में कैसे आएगा? जो 3D फिगर हो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया। तो हम इस हॉलो स्फीयर को, इस खोखले स्फीयर को हम क्या किए कि एक पार्ट को ऐसे करके काट दिए, है ना। जैसे हम इसे कट किए तो ये जो पार्ट है ये इस तरह से कुछ निकलेगा, है ना। कुछ इस तरह से ऐसे हॉलो टाइप निकलेगा। अब इसमें ना दो पार्ट रहेंगे, एक तो इसके अंदर वाला पार्ट रहेगा, दूसरा हमारा बाहर वाला पार्ट रहेगा। अब इस फिगर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये जो हमारा फिगर मिल रहा है कुछ इस तरीके से। अब हम यह क्या करेंगे, एक लाइन बना दिए और ये अंदर वाला पार्ट दिखाएगा और ये बाहर वाला पार्ट दिखाया। तो हम क्या किए कि जो बाहर वाला पार्ट है अगर इसे हम पेंट कर दें, सिल्वर से कोट कर दें। बेसिकली हमें पता है कि मिरर क्या होता है, तो ग्लास के ही पीछे सिल्वर का कोटिंग रहता है। तो अगर पीछे हम सिल्वर का कोटिंग कर दें, है ना, और ये वाला जो भाग है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इस वाले पार्ट को ऐਵੇਂ ही छोड़ दें रिफ्लेक्शन के लिए, है ना, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर अगर छोड़ दें तो ये जो मिरर बनेगा वो हमारा रहेगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का मतलब ही होता है ब्लग्ड इन सरफेस, यानी कि ऐसा सरफेस जो कि ब्लग्ड इन हो, डेट मीन्स अंदर की ओर धंसा हुआ। आप देख सकते हो कि इसका ये जो सेंटर पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसीलिए हम बोलेंगे इसे ब्लग्ड इन सरफेस, डेट मीन्स कॉनकेव मिरर। ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर। यानी क्या हुआ कि जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, अंदर की ओर बैठा हुआ है, उससे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट ब्लग्ड आउट सरफेस हो, है ना, बाहर की ओर उठा हुआ है, यानी कि ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सिल्वर कोटेड है, और जो बाहर वाला जो सरफेस है ना, जो उठा हुआ वाला पार्ट है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहीं से रे रिफ्लेक्ट होगा। तो उस केस में हम बोलेंगे इसे अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, डेट आर क्या रहेगा, तो वन ऑफ दोज इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। यही हमारा रहता है बेसिकली दो टाइप के स्फेरिकल मिरर। और हमें रिफ्लेक्शन इन्हीं दोनों पे सबसे ज़्यादा गौर करना है। प्लेन मिरर तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, इसके बाद जो हमें देखना है बस इन्हीं दोनों पे गौर करना है, और उसके बाद हमारी ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमारी खत्म हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये हुआ हमारा स्पून। अब स्पून में ये जो गड्ढा वाला पार्ट है ये होगा हमारा कॉनकेव सरफेस, है ना। इस तरह से गड्ढा टाइप रहेगा, वो क्या रहेगा, इस मिरर की तरह रहेगा, बिहेव करेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह। और जो बाहर वाला हिस्सा जो बचा हुआ है ये कैसा बिहेव करेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह ये बिहेव
करेगा। कैसा बिहेव करेगा ये हमारा, तो ये हमारा रहेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक्ड आउट सरफेस है और ये वाला अंदर वाला ब्लॉक्ड इन सरफेस है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें जब आगे बढ़ना है ना, इसके बारे में हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, तो कुछ सेवरल टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमें समझना होगा। अगर हम उन टर्म्स को नहीं समझेंगे तो बातों को, चीज़ों को हम और भी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कॉनकेव मिरर। अब इसमें कोई वो टर्म्स क्या है जो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहला टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अगर इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं तो आगे जाके और भी बेहतर तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि इसका ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये इस तरफ वाला जो ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट एक्चुअली में ये अंदर की ओर है ना, ये वाला क्या है, इधर है, और ये यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, और जो कोटेड सरफेस है वो बाहर की ओर है ना। तो अंदर की ओर धंसा हुआ वाला जो पार्ट है, चूंकि ये हमारा क्या है, तो यही हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसलिए हमारा कॉनकेव मिरर है। अब जाहिर सी बात है चूंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर कैसा रहता है कि स्फेयर है ना, एक तरह का स्फेरिकल मिरर है, यानी स्फेयर से ही काट कर ये हिस्सा बनाया हुआ है। एक तरह से हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। चूंकि एक स्फेरिकल मिरर है तो इस तरह का स्फेयर रहा होगा, इस तरह से हम एज्यूम करके यहाँ पे एक तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए, है ना। चूंकि स्फेरिकल मिरर है, हालांकि ध्यान दीजिएगा मिरर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। चूंकि ये स्फेरिकल मिरर है तो इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का स्फेयर रहा होगा, जिसका एक छोटा सा हमारा हिस्सा है, इस तरह का एक हॉलो स्फेयर रहा होगा। चूंकि अगर ये हमारा हॉलो स्फेयर है तो जाहिर सी बात है स्फेयर में कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, तो इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का जो मिड पॉइंट हमारा है, ये जो मिड पॉइंट है जो सबसे ज्यादा अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट मिलेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। इस व्यू से देखिएगा तो सर्कल टाइप मिलेगा, ये जो बीच में वाला पार्ट रहेगा यही कहलाएगा हमारा सेंटर पार्ट। तो ये जो सेंटर पार्ट है, इस सेंटर पार्ट को हम बोलेंगे पोल, है ना। ये जो इस मिरर का जो मिड पॉइंट है इसे हम बोलेंगे पोल, ठीक है। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरते हुए निकल जाए, है ना, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, ये हमारा एक इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो हमारा है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये सेंटर और पोल के बीच में आप ध्यान दोगे तो एक तरह से हमारा रेडियस ही है। ये क्या हमारा है, रेडियस। तो यहाँ से सीपी जो हमारा यहाँ हुआ, यह कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि स्फीयर का और कुछ नहीं, ये हमारा रेडियस ही है, तो इसलिए इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंट्रल और पोल के बीच में, जिसको हम यहाँ पे रेडियस और कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, सेंट्रल और पोल के बीच में बिल्कुल मिड पे एक और पॉइंट रहेगा जिससे हम डिनोट करते हैं एफ से। डेट मीन्स ये हमारा है फोकस, है ना। बिल्कुल ये सेंटर और पोल के बीच में रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बिल्कुल मिड पॉइंट में, सॉरी मिड पॉइंट जो रहेगा वही रहेगा हमारा फोकस, या इसे प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं आप, बेसिकली कुछ भी बोल सकते हो। इस फोकस और पोल के बीच में ये जो हमारे दूरी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जो बीच की दूरी हुई, पोल तक के बीच की दूरी, इसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसे डिनोट करते हैं एफ, जिसे क्या करते हैं डिनोट एफ से। चूंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ हमारा है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। यानी हम ये बोल सकते हैं बहुत ही आराम से कि जो आर रहेगा, सॉरी आर बोल रहे हैं, जो एफ रहेगा, हमें अच्छे से रिलेशन देखना है, तो जो हमारा एफ रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये आर का जस्ट आधा रहेगा, यानी कि रेडियस के आधा रहेगा। यानी कि ये जो हमारा एफ है ये क्या रहेगा, तो इस बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये r/2 रहेगा, ठीक है। ये r/ क्या रहेगा, 2 रहेगा। चलिए ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप ये बताओ भाई मेरे कि ये जो सेंटर है और ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, ये मिरर के अंदर है या बाहर है, तो इस फिगर को देख के आप कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा इमेजिनरी है, ये जो हम ड्रॉ किए हैं इस तरह से, ये हमारा इमेजिनरी है, सचमुच का नहीं है। अगर आप फिगर को इस तरह से देखोगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, बाहर वाला पार्ट हमारा कोटेड है ना, बाहर वाला इस तरह से पार्ट हमारा कोटेड है। तो चूंकि बाहर वाला पार्ट कोटेड है और यहाँ पे हमारा सपोज कहीं फोकस रहा होगा,
यहाँ पे कहीं सेंटर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये मिरर के बाहर ही है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। डेट मीन्स फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये कहाँ रहता है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है ना, बैक साइड ऑफ द मिरर नहीं रहता है, मिरर के बाहर रहता है, मिरर के सामने रहता है। अब इन्हीं सब बातों को हम फिर से देखेंगे, लेकिन इस बार देखेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के, कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या देखेंगे कि जो ब्लैक्ड आउट सरफेस रहता है वही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, यानी कि लाइट का जो रे है इसी पे रिफ्लेक्शन होगा, इसी से रिफ्लेक्ट होगा, इसी सरफेस के थ्रू। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा क्या रहेगा, तो ये हमारा सिल्वर कोटेड रहेगा। चूंकि ये भी हमारा एक तरह का स्फेरिकल मिरर ही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि अगर इस तरह का हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर आया तो हम एज्यूम करेंगे कि कुछ इस तरह का हॉलो स्फीयर रहा होगा, जिसका ये छोटा सा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करके निकाला हुआ है। चूंकि ये स्फीयर है, तो ये स्फीयर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। और इस स्फीयर, इस मिरर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, डेट मीन्स बिल्कुल जो सेंटर में जो पार्ट हमारा मिलेगा, ये जो मिलेगा इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल, है ना, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, पोल। जो लाइन इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, है ना, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, तो इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जाहिर सी बात है सारी बातें पिछले जैसा ही हैं। ये पोल और सेंटर के बीच में हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एक तरह का रेडियस है। इस स्फीयर का क्या हमारा है, रेडियस। इसलिए यहाँ पे जो पीसी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हुआ हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम वो ये भी बोले थे कि प्रिंसिपल फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस कहाँ रहता है, तो पोल और सेंटर के बिल्कुल मिड पॉइंट में रहता है, यानी कि पोल और सेंटर के बीच में बिल्कुल मिड में जो हमारे पास एक और जो पॉइंट मिला है वो क्या हमारा है, फोकस, ये बिल्कुल बीच में रहेगा। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी हमारी क्या, फोकल लेंथ। बहुत ही सिंपल सी बात है कि फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है इसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक। और यहाँ भी सेम बात है कि जो फोकल लेंथ है ना, ये जो हमारा फोकल लेंथ है ये क्या रहेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, बिल्कुल आधा रहेगा, यानी कि F = R/2 हम बहुत ही इजी तौर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो अब हमें क्या करना है, तो ये तो हम देख लिए कि सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है, लेकिन फोकस के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं देख पाए, है ना, चाहे ये फोकस हो या ये फोकस हो, बस हम इतना ही देख पाए कि ये जो फोकस हमारा है ये बिल्कुल मिड पॉइंट में रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है, लेकिन होता क्या है इसे हम अभी तक डिफाइन नहीं किया। एक और बात, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो फोकस है या सेंटर है ये मिरर के अंदर है ना, मिरर के बैक साइड में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा पास है एक कॉन्वेक्स मिरर है, अगर पीछे वाला पार्ट को अगर हम कोटेड कर दें, इस तरह से सिल्वर कोटिंग का अगर कर दें, तो कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा फोकस और यहाँ रहा होगा सपोज सेंटर। तो हम देख रहे हैं कि मिरर का ये चूंकि कवर्ड पार्ट है, सिल्वर्ड पार्ट है ना, सिल्वर कोटेड पार्ट है, पेंटेड पार्ट है, इसके उसी तरफ हमारा ये दोनों है, तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा तभी तो इसका इमेज बनेगा, है ना, मिरर के सामने रहेगा, लेकिन ये दोनों है मिरर के पीछे। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है या फिर जो सेंटर है वो हमारा बिहाइंड ऑफ द मिरर रहता है। चलिए अब फोकस को और भी बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। तो पहले हम फोकस देखेंगे कॉनकेव मिरर का, कि फोकस क्या रहता है, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर एक तरह का रहता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी ये मिरर ये जो भी रे आता है उसे कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे इकट्ठा कर देती है। सपोज बहुत सारी पैरेलल रे आ रही है और सारे की सारी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है हमारे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, ये रे हो गई या ये रे हो गई या ये रे हो गई या फिर ये रे हो गई, सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ही हम देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमें पता है कि ये सारे के सारे कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे इकट्ठा होंगे। जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आकर ये इकट्ठा होते हैं वही आता है हमारा फोकस, वही हमारा है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे अगर कोई आती है तो जहाँ पे ये इकट्ठा होंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, है ना, उसे बोलेंगे फोकस।
और यही फोकस और पोल के बीच का जो दूरी है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जो कि स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि एक हम अगर हम कॉन्केव मिरर लेते हैं, है ना, और इससे के थ्रू अगर हम एक शीट ऑफ पेपर पे, है ना, एक कागज पे इस तरह से हम पॉइंट आउट करते हैं तो क्या होता है, कागज जल जाता है। होता क्या है बेसिकली कि बहुत सारे रे पैरेलल आते हैं और ये टकराने के बाद इसके कहीं ना कहीं फोकस के इर्द गिर्द एक सन का इमेज बनाते हैं। ठीक है, चूंकि बहुत सारे रे को कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे इकट्ठा किया गया तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये कागज़ जलना शुरू हो जाएगा और ये कागज़ जल जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली होता है डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि ये ना लाइट का जो रे आती है इसे ये फैला देगी। आप देख रहे हो फैला देगी इस तरह से, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, तो अगर मान के चलो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में बहुत सारे रे आएगी तो होगा क्या कि ऐसा ये रिफ्लेक्ट होगा, मानो कि अंदर में कहीं प्रिंसिपल फोकस पे अंदर में एक पॉइंट से ही सारी रे इस तरह से इमर्ज्ड आउट हो रही है, इमिट हो रही है, कुछ इस तरह का एहसास देगा और यही जो पॉइंट रहेगा यही कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक यहाँ तक आपको बात से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये रहा हमारा फोकल लेंथ, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अगर आप समझ में नहीं आई होगी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लो। और रही बात कुछ बातें हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए डेमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चूँकि हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हमें जानना होगा, है ना। हर चीज़ का एक रूल होता है, उन रूल्स के बारे में हम जानेंगे तब जाके हम और भी अच्छे तरीके से बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में क्या क्या रूल होता है इस बात पे हम गौर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली यहाँ पे 4 ही रूल्स हैं। अगर इन 4 नियम को हम जान जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन को हमें समझने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा रूल है। सपोज ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर से टकराएगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस के थ्रू होते हुए गुजरेगा। यानी कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, मिरर से टकराएगा तो टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरते हुए चल जाएगा। यानी कि पैरेलल, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा। ये बहुत ही बेसिक सा बात था, है ना। ये पहला हमारा रूल है। दूसरा रूल क्या है, तो इसके जस्ट वाइस वर्सा है, इसके जस्ट उल्टा है। इसमें क्या था कि पैरेलल था तो पैरेलल था तो फोकस से गुजरा। इसमें क्या रहेगा कि अगर फोकस से गुजरे, अगर कोई रे फोकस से गुजरे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, है ना। हम देख रहे हैं कि फोकस से गुजरा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया। ये होगा हमारा दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, क्या होगा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो क्या होगा कि उसी पाथ पे लौट जाएगा, है ना, उसी पाथ पे लौट जाएगा। अब ये होता क्यों है, इसे हमें और बहुत अच्छे से समझने के लिए आपके 10th क्लास में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में सर्कल, आप उसे पढ़ोगे आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएगी। आप उस चैप्टर को जैसे ही पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि सपोज ये सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है और टेंजेंट पे जब भी रेडियस गिरता है तो ये परपेंडिकुलर ही गिरता है। तो जाहिर सी बात है ये रेडियस है और सपोज ये वाला जो हिस्सा है एक तरह से टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा तो ये क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, नॉर्मली रहेगा। और हमें पता है कि अगर नॉर्मली कोई रे, है ना, अगर 90 डिग्री पे अगर मतलब कि क्या होता है कि 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंट होता है तो उसी पाथ पे लौट जाता है। खैर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस बस हमें यहाँ पे रूल्स पे ध्यान देना है कि क्या रूल्स हैं, बेसिकली हमें इन्हें बात पे ध्यान देना। तो तीसरा रूल क्या हुआ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे गुजरा तो उसी पाथ पे लौट जाएगा। लास्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई रे जाकर पोल से टकराए तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए लौट जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो यही हमारे हैं 4 रूल्स, इन्हीं चारों रूल्स को हमें ध्यान में रखना है। और अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के केस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए, है ना, जो कहाँ पे कब इमेज बनेगा, इस बात को हमें समझने के लिए हमें देखना ये भी तो चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे नज़दीक से। सबसे नज़दीक हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल पोल पे तो रख नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे नज़दीक जो सबसे पहला पोजीशन रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस में ही रखेंगे। तो सबसे पहला जो पोजीशन रहेगा वो पोल और फोकस के बीच में रहेगा, यानी कि पहला जो पोजीशन है कहाँ पे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को, है ना, ये हमारा हो गया पहला पोजीशन पोल और फोकस के बीच में। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, थोड़ा मिरर से दूर होते जाएंगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, तो दूसरा पोजीशन हुआ फोकस पे, है ना। कहाँ रखेंगे हम लोग, दूसरा पोजीशन हो गया फोकस पे। पहला कहाँ रखें, पोल और फोकस के बीच में, दूसरा कहाँ रखें, फोकस पे, तीसरा कहाँ रखेंगे, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में यहाँ रखो, कहीं भी आप रख सकते हो। तो जो तीसरा पोजीशन है कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो वो हुआ हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चौथा पोजीशन कहाँ हुआ, तो थोड़ा और दूर जाएंगे और चौथा पोजीशन मिलेगा हमारा कहाँ पे, तो चौथा पोजीशन मिलेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। पहला क्या देखेंगे कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा। सेकंड, फोकस पे रख के देखेंगे। थर्ड, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के देखेंगे कि भाई किस तरह का हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ कहाँ पे रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख कर देखेंगे कि भाई किस तरह का इमेज फॉर्मेशन हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इस बार हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। ये हुआ हमारा फिफ्थ पोजीशन, है ना। 5वां नंबर पे हम कहाँ पे रखेंगे, इस बारे में हम अभी गौर किया। और लास्ट इसके बाद कहाँ रखेंगे, तो सबसे और दूर होते जाएंगे और सबसे दूर रखेंगे इनफाइनाइट पे, कि इनफाइनाइट पे रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को तो कैसा इमेज बनेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा। यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है ना, जो हमारा ये वाला है हिस्सा, ये कहाँ पे हम रखेंगे, ये रहेगा 6th, है ना, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक एक करके सारे पोजीशंस पे हम लोग देखेंगे, सारी पोजीशंस पे हम देखेंगे किस कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसा नेचर रहेगा इमेज का। तो चलिए अब हम इसी बात को आगे डिस्कस करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, केस 1 हमारा क्या बोलता है, तो हम रखेंगे कहाँ पे भाई, तो देखो आप केस 1 था फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए हम ऑब्जेक्ट को रख दिए फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। इस ऑब्जेक्ट बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ, 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट हुआ। तो सबसे टॉप वाला जो पॉइंट है जिसका नाम है ए, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका इमेज बनाएंगे। सपोज यहाँ से रे कोई जा रहा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हमें ध्यान दीजिएगा, आप रिकॉल करिए कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो देखिएगा ये हमारा ये जो रे है ये हमारा फोकस से गुजर रही है। ये हमारा पहला रूल था, आप रिकॉल कर लो कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो बस वही हाल है कि यहाँ पे जो रे है हमारा है ये कहाँ है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से गुजरा, ये फोकस से गुजरा। एक और रूल था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, सपोज ये रे कुछ इस तरह से जा रही है, मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही हो, तो उसी पाथ पे लौट जाएगी। तो जाहिर सी बात आप देख रहे हो कि इस पाथ पे गई और जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पे लौट गई। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक रे इधर भाग रहा है, एक रे इधर भाग रहा है, दोनों डाइवर्जिंग है, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आंख रहेगी उसे क्या लगेगा कि भाई एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और सपोज यहाँ पे किसी का आंख है तो उसे लगेगा ना कि एक आदमी इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, भले ही पीछे मिला हो या न मिला हो, लेकिन जो आदमी इसे देख रहा होगा उससे तो यही लगेगा कि हो ना हो ये जरूर पीछे जरूर एक जगह पे रहे होंगे, एक जगह से शुरुआत किए होंगे, तभी जाकर ये इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक उसी तरह से ये दोनों रे क्या है,
डाइवर्जिंग है। चूंकि दोनों रे डाइवर्जिंग है तो इस आंख को ये लगेगा कि हो ना हो ये जरूर पीछे एक जगह पे रहे होंगे, और ये आंख इस तरह से एज्यूम कर लेगा, है ना, और इसे देखना था ए को, लेकिन ये ए को नहीं देख के इसके इमेज को देखेगा, क्योंकि यहीं से रे इसके लिए तो ये रे यहीं से आ रही है, इसे थोड़ा ना पता है कि कहाँ से रिफ्लेक्ट करके किस तरह से आ रही है, इसे लेके हो ना हो ये जो रे है ये जरूर पीछे से आ रही है, और इसलिए इस ए का इमेज बन जाएगा ए डैश पे। ठीक उसी तरह के उसके जस्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट का, जस्ट नीचे वाले पॉइंट का इमेज बनेगा यहाँ पे, उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट का बनेगा यहाँ पे, उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट का इमेज बनेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बनेगा। ठीक उसी तरह से सबसे नीचे वाले पॉइंट का इमेज बनेगा कहीं यहाँ पे, और सारे को अगर हम ऐड कर दें तो कुछ इस तरह से हमें इमेज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि इस तरह से हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, आई थिंक आपकी बातें मतलब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था इसका इमेज बन गया हमारा ए डैश और बी डैश। अब इसका नेचर हम देखेंगे, तो सबसे पहला नेचर जो है कि इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। तो जाहिर सी बात है ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन नहीं है, ये आंख को ऐसा आभास हुआ है ना, सचमुच में नहीं कट किया था, रियलिटी में नहीं कट किया था, आंख को ऐसा आभास हुआ था, ये जो बातें हुई इसे आभास हुआ था, इमेजनरी था, वर्चुअली था, इसलिए जो इमेज हमारा बना है ये हमारा बना है। पहला जो इसका जो नेचर है वो कैसा है, तो ये इमेज जो हमारा है वर्चुअल इमेज है ना, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल है। दूसरा, वर्चुअल इमेज जब भी बनता है तो कहाँ रहेगा, तो ये बिहाइंड द मिरर रहेगा। कहाँ रहेगा, हमेशा बिहाइंड द मिरर रहेगा, यानी मिरर के जस्ट पीछे रहेगा। ठीक है। तीसरा, ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, तो जाहिर बात है ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और देख रहे हो कि इमेज बड़ा है, यानी कि लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, है ना, बड़ा है। एक और बात, जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो ये हमेशा इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। आप इमेज में देख भी सकते हो, है ना, तो इसके नेचर में हम देख सकते हैं कि इसका जो इमेज बना है ये कैसा है, हमारा इरेक्ट है ना, आप इसको देख सकते हो, यानी कि यही चार हमारा इसका नेचर हुआ। क्या क्या हुआ, तो हमारा इमेज, ये जो इमेज बना है वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, देख ही रहे हो। वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर रहता है, बिहाइंड द मिरर आप देख ही रहे हो। ठीक है, और ये लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चूंकि छोटा है, इमेज बड़ा है, तो ये लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट हम आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, यही हुआ हमारा पहला, यानी केस 1 क्या हुआ, तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो कुछ इस तरह का इमेज हमारा बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं, इस नेचर का, है ना। इस नेचर का यूज करते हुए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, कहाँ पे, सलून में यूज करते हैं, सेविंग मिरर के तौर पे, है ना। सलून में जो मिरर होता है वो सेविंग मिरर के तौर पे जो भी हम मिरर यूज करते हैं वो रहता है कॉनकेव मिरर, और हम अपने सर को रखते हैं कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, है ना। कुछ इस तरह का इसका डिजाइन ही रहता है कि हम जब भी इस मिरर का यूज करें नॉर्मली तौर पे सेविंग के लिए, तो जो हम कहाँ पे रहें, तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही रहें, तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेव कर पाते हैं। खैर ये बातें और भी होगी, आगे जाकर डिस्कस होगी इस बारे में। तो ये हुआ हमारा केस 1। केस 2, इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम रखे थे पोल और फोकस के बीच में, अब हम रखेंगे फोकस पे। तो सेकंड हमारा केस है, भाई इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं। अब इस पॉइंट से बहुत सारे रे निकलेगा, लेकिन हमें पता है कि इंटरसेक्शन दिखाने के लिए 2 ही रे काफी होती है। तो एक रे आया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे ही पैरेलल गया तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। हमें पता है पहला रूल कि क्या बोलता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो ये फोकस से गुजरेगा। एक और रूल क्या था कि अगर कोई रे क्या हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरे, तो ये क्या होगा, तो ये हमारा उसी पाथ पे लौट जाएगा, जिस पाथ से गया था उसी पाथ पे लौट जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं दोनों रूल्स को पे गौर करो, आप कोई भी रूल अपना सकते हो, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई भी रूल अपनाओगे, इमेज वहीं पे बनेगा, वैसा ही रे डायग्राम बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, सपोज अगर कोई रे यहाँ से जाता कहाँ पे, पोल पे, है ना, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हुए
निकल जाता। तो हम क्या देखें कि ये भी है ना कुछ इसी तरह से जा रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे आप कोई भी अपनाओ तो जो इमेज फॉर्मेशन रहेगा वो वहीं पे होगा। आप कोई भी बेसिकली रूल अपना सकते हो, फर्स्ट सेकंड वाला, थर्ड फोर्थ वाला, कोई भी अपना सकते हो। तो चलिए इस बारे में गौर करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसा है, पैरेलल है। ये दोनों के दोनों इस तरह से पैरेलल जाते जा रहा है। तो पैरेलल में तो कभी तो मिलता नहीं है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पैरेलल में इनफाइनाइट पे जाकर ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे। चूंकि ये दोनों इनफाइनाइट पे जाकर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, और ध्यान दीजिएगा इनफाइनाइट मतलब जाकर सूर्य और चांद पे नहीं, इस फोकल लेंथ के मुकाबले काफी बड़ा डिस्टेंस पे ये जाकर मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है जो इमेज बनेगा वो काफी हद तक बड़ा इमेज बनेगा। तो इस इमेज का नेचर हम देखेंगे तो सबसे पहला रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इमेजिन कोई नहीं कर रहे हैं कि आगे जाके मिलेगा, है ना, सचमुच में मिलेगा, कहीं ना कहीं जाकर ये मिलेगा ही मिलेगा। तो जो इमेज बनेगा हमारा कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक, रियल इमेज हमेशा कैसा रहता है, तो दो बातें दिमाग में गांठ बांध के रखनी है कि रियल इमेज कभी बनेगा तो इन्वर्टेड रहता है, वो उल्टा रहता है। रियल इमेज कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये उल्टा है। सपोज दैट ये जाकर यहाँ पे ऐसे अगर मिलता तो ये यहाँ पे इमेज बनता, तो रियल इमेज हमेशा कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, तो ये हमारा उल्टा ही रहता है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहता है। ठीक है, और रियल इमेज कहाँ बनता है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है। कहाँ पे रहेगा, मिरर के आगे रहेगा, ना कि पीछे रहेगा। तो रियल इमेज जैसे ही बोले थे इन्वर्टेड, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर फिक्स है। कहाँ पे बना, तो एट इनफाइनाइट बना। कहाँ पे बना, एट इनफाइनाइट, बहुत बहुत ही दूर बना, है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके कट हो रही है। और कितना बड़ा बना, तो जाहिर सी बात है जितना ये इनफाइनाइट दूर पे जाएगा उतना ही ये रेज नीचे चली जाएंगी, और ये जो हमारा इमेज बनेगा वो काफी हद तक बड़ा इमेज बनेगा, है ना, ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा। यानी हाईली मैग्नीफाइड, हम बोल सकते हैं कि ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमारा बन रहा है इस केस में। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा केस 2 के बारे में। ठीक है, आई थिंक हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की 3-4 स्लाइड आप जैसे ही देखोगे तो जो भी आपको डाउट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। केस 3, तो केस 3 में हम कहाँ रखेंगे, तो याद करिए हम क्या रखे थे, केस 1 में हम देखे थे प्रिंसिपल और फोकस के, पोल और फोकस के बीच में रखें, फिर फोकस पर रखें। अब हम रखेंगे फोकस और सेंटर के बीच में, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को और दूर रखेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं पे रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में हम कहीं पे रखेंगे तो जाहिर सी बात हम यहाँ पे रखें केस 3 में। तो केस 3 में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब यहाँ पे हम जैसे ही रखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम देखेंगे रे डायग्राम, है ना, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, सपोज ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो पॉइंट ए का हम इमेज बनाएंगे। तो पॉइंट ए कैसे, बहुत सारे रेज जा रही होंगी, है ना, बहुत सारे रेज निकल रही होंगी। हम यहाँ से 2 रे को कंसिडर करेंगे। पहला रे क्या है, तो सपोज एक रे है, ये जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे ही पैरेलल जाएगा तो हमें पता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो ये फोकस से होते हुए क्या होगा, निकल जाएगा, है ना, फोकस से होते हुए निकल जाएगा। दूसरा रे हम ले रहे हैं इस तरह से, इसके रेडियस वे में ले रहे हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहे हैं। सपोज इसका रे कुछ इस तरह से जाए, मानो ये कहाँ से निकल रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से इस तरह से जा रहा हो, तो क्या होगा कि जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। हम अब देखेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। हमें पता है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे आपस में मिलते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो ए का इमेज बना, यहाँ पे बना ए डैश पे। ठीक उसी तरह से यहाँ इसके नीचे जस्ट पॉइंट जो रहा होगा उसके इमेज यहाँ बना होगा, उसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट यहाँ रहा होगा उसका इमेज यहाँ बना होगा, उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट का इमेज यहाँ बना होगा। और इस तरह से हम क्या देखेंगे कि एक पूरा का पूरा हमारा इमेज बन गया। इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक पूरा का पूरा इमेज हमारा बन गया। तो ए बी का जो इमेज है वो बन गया हमारा ए डैश बी डैश में। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई, ए डैश बी डैश के रूप में हमारा इमेज बन गया। अब इस इमेज का नेचर क्या होगा, तो इसके नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला रियल है या वर्चुअल है, तो हम देखेंगे कि भाई रियली में कट कर, ऐसा नहीं है कि किसी आंख को लग रहा हो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सचमुच में ये कट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये रियल इमेज ही रहेगा। हमें पता है जैसे ही कोई इमेज रियल है तो 2 बातें खुद ही आ जाती है।
क्या, तो रियल इमेज हमेशा उल्टा रहता है, इन्वर्टेड रहता है ना। तो हम देख रहे हैं कि रियल इमेज कहाँ है, ये हमारा उल्टा है, इन्वर्टेड है, हमें फिगर में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और रियल इमेज कहाँ रहता है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के बाहर रहता है ना। ये मिरर के हम बाहर, ये हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। चौथा क्या हुआ, तो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में हम रखें तो जो इमेज बनेगा वो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे बना, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। कहाँ पे बना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना। ये जो भी बातें हम बोल रहे हैं इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो हम क्या क्या देखें इसका नेचर, तो सबसे पहला रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड रहेगा एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। और क्या रहेगी, और क्या रहेगा, साइज, तो साइज इसका लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, यानी हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज बना है। और क्या है इसका नेचर, तो कहाँ पे ये बना है, पोजीशन क्या है, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कुछ इधर साइड में बना है, ठीक है। चलिए हम केस 4 देखते हैं। तो केस 4 हम कहाँ पे देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, केस 1 2 3 यहाँ तक हो गया। यहाँ पे केस 1 था, 2 फोकस पे, 3 फोकस और सेंटर के बीच में। इस बार हम रखेंगे केस 4 कहाँ पे रखेंगे, तो हम रखेंगे कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे। तो चलिए केस 4 हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ध्यान दीजिएगा, या यहाँ पे जो हमारा इमेज बना है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर और फोकस के बीच में तो बड़ा बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। इसका ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यहाँ पे है ये हमारा फ्लेम। इस फ्लेम का इमेज देखो, ये बड़ा बना है ना, इन्वर्टेड है, उल्टा है। ये हमारा मिरर का इन फ्रंट में बना है ना, इन फ्रंट में बना है, सीधे में बना है, आगे बना है, ठीक है ना कि इसके अंदर बना है, पीछे बना है, आगे बना है, बड़ा बना है, उल्टा बना है ना, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है। बेसिकली ये जो बातें हम यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू देखें, ये हमारा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। केस 4 में हम क्या देखेंगे कि इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो अब हम देखेंगे, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हमारा ए और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी। ए से हम देखेंगे तो ए से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, लेकिन हमें पता है कि इंटरसेक्शन दिखाने के लिए कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। तो ए अगर हम लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा हमारा फोकस से, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यानी कि ठीक है, तो ये गुजर गया फोकस से। दूसरा रे हम ले रहे हैं, इसका इंसिडेंट करवाएंगे, इस बार हम इसको गुजारेंगे फोकस से। तो जाहिर सी बात है, रूल नंबर 2 क्या कहलाता है कि अगर कोई रे फोकस से गुजरे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम देखें कि यहाँ पे मिल गया, क्या होगा, यहाँ पे मिल गया, यानी कि ए का इमेज हमारा ए डैश पे बना। ठीक उसी तरह इसके पॉइंट का इमेज इसके जस्ट ऊपर बनेगा, उसी तरह से बी का इमेज यहाँ पे बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसका नेचर देखेंगे। तो सबसे पहला नेचर जो हम पाएंगे कि इसका इमेज जो बना है हमारा रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है, इस बात पे अगर हम गौर करेंगे तो जो हमारा इमेज बना है वो हमारा कैसा इमेज बना है, हमारा रियल इमेज बना है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है। तो रियल इमेज हमें पता है कि रियल इमेज जैसे ही बना तो क्या 2 प्रॉपर्टी खुद ही आ जाती है कि भाई ये रहेगा इन्वर्टेड, है ना, उल्टा बनेगा, है ना, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। कहाँ पे बना है हमारा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। साइज, तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट हमारा इमेज भी बनेगा, है ना, यानी कि साइज कैसा रहेगा, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ना तो ऑब्जेक्ट से बड़ा ना ऑब्जेक्ट से छोटा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगा। और कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमें कहाँ रखना है, तो इस बार हमें केस 5 में हम रखना है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमें कहीं रखना है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो सपोज यहाँ पॉइंट ए से हम कुछ लाइंस को लेते हैं, तो अगर ये रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो कैसे गुजरेगी, ये फोकस से गुजरते हुए निकल जाएगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जी गुजरेगी तो जिस पाथ से गया उसी पाथ पे ये क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इमेज, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ पे कट किया, यानी कि ए का इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक और पॉइंट रहा होगा, उसका इमेज यहाँ बना होगा, और यही से पॉइंट फाइट करते हुए, है ना, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहाँ पे बना होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा इमेज बना है ए बी का, ए डैश बी डैश, इसका अब हम नेचर देखेंगे।
तो सबसे पहला जो नेचर है, जाहिर सी बात है ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो ऑफ कोर्स ये रियल इमेज है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है। और रियल इमेज जब भी बनता है तो कैसा बनेगा, ये इन्वर्टेड रहेगा, यानी कि ये उल्टा रहेगा और इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा, है ना। ये कहाँ रहेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये बनेगा मिरर के आगे बनेगा, ना कि पीछे बनेगा, है ना, मिरर के आगे बनेगा। और कहाँ पे बना इमेज, तो इमेज हमारा बना सेंटर और फोकस के बीच में और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बना, इसे हम बोलेंगे क्या, डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज हमारा बना। ये हुआ हमारा क्या, तो ये हुआ हमारा केस 5, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा केस 5 हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे केस 6। केस 6 क्या होता है, तो सपोज केस 6 में जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये और दूर बना है ना, और दूर रखें, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पिछले वाला था, यहाँ पे रखे थे, अब और दूर यानी कि इनफाइनाइट पे रख दें। इनफाइनाइट यानी कि सूरज और चांदी की कोई जरूरी नहीं है ना, से ये जो रेडियस और फोकल लेंथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट ही रहेगा। क्योंकि इनफाइनाइट पे जो भी ऑब्जेक्ट रहती हैं वो उससे जो रे आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, ठीक है ना, जो भी रे आएंगी एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। एक रूल क्या होता है कि अगर कोई रे आपस में पैरेलल रहे, ये फोकल लेंथ के पैरेलल रहे ना रहे, ये आपस में ही पैरेलल रहेगा, तो ये कट करती है फोकस पे ना कट करके ये कहाँ पे कट करेगी, फोकल प्लेन पे कट करेगी। क्या रहेगी, ये फोकल प्लेन पे कट करेगी, यानी कि फोकस पे ये जो प्लेन मिलेगा, है ना, इसी पे ही हमारी ये कट करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोकस के फोकल प्लेन पे यहाँ पे हमारा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा कट किया, तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसका नेचर देखेंगे तो सबसे पहला बात, रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है, तो जाहिर सी बात है रियल इमेज है। रियल इमेज जैसे ही रहेगा तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड, है ना, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के जस्ट आगे बनेगा। और बड़ा बना है या छोटा बना, तो देखो भाई सूरज बहुत बड़ा है, अब उसका इमेज बहुत छोटा में बन गया, है ना, ध्यान दीजिएगा, इतना ही बड़ा सूरज नहीं है, बहुत बड़ा है। अब उसका इमेज एकदम बिल्कुल छोटा बन गया, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। कैसा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। और कहाँ पे बना, तो फोकस पे बना। कहाँ पे बना, हमारा फोकस पे बना, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फोकस पे बना, छोटा बना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इन सारे चीज़ों का एक हम सार देखेंगे, है ना, सार यानी आप समझते हो ना, संक्षिप्त देखेंगे, यानी कि समरी देखेंगे, और चीज़ों को और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर से जहाँ पे हम थे वहीं पे हम पहुँचते हैं। हम क्या देख रहे हैं, तो एक एक करके हम सारी बातों को गौर करेंगे और अच्छे से देखेंगे। हम क्या देखें कि अगर कोई रे, है ना, हम नज़दीक से देखेंगे या फिर दूर से स्टार्ट करते हैं, कि अगर कोई रे इनफाइनाइट पे था, तो जैसे ही ये इनफाइनाइट पे था तो इसका इमेज बना कहाँ पे, फोकस पे बना। कहाँ पे बना, हमारा फोकस पे बना, ठीक है। और नज़दीक आए, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम जैसे ही फोकस पे बना और बहुत छोटा बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आए, है ना, तो इसका इमेज बना कहाँ बना, छोटा बना, और बिटवीन सी एंड एफ बना। अगर हम सी पे रखें ऑब्जेक्ट को, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा हमारा इमेज बना, है ना। अगर हम यहाँ पे अगर कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा। और जैसे ही फोकस पे रखें तो कहाँ हुआ, इनफाइनाइट पे जाकर बन गया, ठीक है। तो अब देखोगे कि सारी चीजें ना रेसिप्रोकेटिंग वे में है, वाइस वर्सा में। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बना फोकस पे, और फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगा। उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बनेगा सेंटर सी और एफ के बीच में। हाँ, सी और सी के बीच, सी पे रखेंगे तो सी पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सी पी और एफ के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज हमारा वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। ये बात होगी। तो हम क्या देखें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक लाते जाएंगे मिरर के, वैसे वैसे इमेज का जो साइज हमारा है वो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, मिरर के नज़दीक लाते जाएंगे, है ना, इमेज क्या होगा, इमेज दूर होते जाएगा और बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। अब इसको एक टेबल वाइज यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, है ना। ये होगा हमारा समरी, ठीक है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इस बारे में हम अब गौर करेंगे कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है।
तो सबसे पहला होता है एज अ सेविंग मिरर। हम देखे थे कि उसके केस में हम क्या देखेंगे, तो जाहिर सी बात हम रखेंगे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो रखेंगे हम लोग बिटवीन पोल एंड फोकस। जैसे ही पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, यानी कि कुछ ये जो हमारा हिस्सा है जो हम सबसे पहले देखे थे कुछ इस तरह का हाल होगा, इसलिए हम एज अ सेविंग मिरर के तौर पे हम यूज करते हैं। और क्या है, डेंटिस्ट टू ऑब्टेन इमेज ऑफ टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो इमेज ऑब्टेन करते हैं, है ना, इमेज देखते हैं, कुछ अलग तरह का ही होता है यहाँ पे नज़ारा। कुछ इस तरह से एक मिरर रहेगा, इस तरह से एक डंटी टाइप रहेगा, है ना, डंडा टाइप रहेगा छोटा सा, और ये दांत के अंदर ऐसे मुंह में जाके अंदर रखेंगे और इसी में हमारा इमेज बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और कहाँ रहेगा, एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, हेडलाइट एंड व्हीकल, है ना, ये हेडलाइट हमारा है। अब इस हेडलाइट में हम क्या करेंगे, ये जो बल्ब है, बल्ब के पीछे जो पार्ट होता है वो कॉनकेव शेप का रहता है ना, जो रिफ्लेक्टर होता है वो कॉनकेव शेप का रहता है। तो इस तरह से हम इमेज हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे फोकस पे बल्ब लगा दिया गया, तो हमें पता है कि फोकस से जो भी रेज जाएंगी वो क्या होंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, सारी की सारी रेज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है जैसे ही सारी की सारी रे पैरेलल हो जाएंगे तो ये दूर तक जाएंगे, ये फैलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर का मतलब यूज इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से लड़कियाँ तो सेव नहीं करेंगी, लेकिन मेकअप के लिए यहाँ पे यूज बहुत ही अच्छे से तरीके से कर सकते हैं, ताकि इन्हें इनलार्ज इमेज बनता है, यहाँ पे मिलता है, अपने चेहरे को और भी देख सकती हैं, अच्छे से देख सकती हैं। फिर एज डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स के हेड मिरर के तौर पे भी यहाँ पे यूज होता है। ठीक है ना, ये होता है क्या है कि सर पे इस तरह से यहाँ पे रख देंगे, सपोज यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर से बल्ब से लाइट आएगा, कन्वर्ज होके जहाँ भी इन लोगों को देखना रहेगा वहाँ पे इससे करके उसी डायरेक्शन में करके वो लोग देख लेंगे। इन सोलर फर्नेस में भी यूज होता है ना, सोलर फर्नेस में किस तरह से यूज होता है तो इस बारे में हम गौर करेंगे। तो होता क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े मिरर को, है ना, मिरर का यूज करते हुए बहुत सारे रेज को एक ही जगह पे कन्वर्ज कर लिया जाता है, और चूंकि बहुत सारे रेज को एक ही जगह पे कन्वर्ज किया गया तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसे एक ठीक ठाक मेटल को पिघलाने में, मेल्ट करने में आसानी हो जाती है ना। तो सोलर फर्नेस के रूप में हमारा यूज होता है कॉनकेव मिरर का। और कहाँ पे होता है, तो कॉनकेव मिरर का यूज है यहाँ पे रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में होता है, एक तरह का ये हमारा टेलीस्कोप है, उसके अंदर का ये हमारा डायग्राम है कि यहाँ पे ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना, और यहाँ पे आईपीस है जहाँ पे हम आँख को रखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ से हम देखते हैं चीज़ों को देखते हैं। सपोज यहाँ पे बहुत ही दूर कहीं पे सन रहा होगा, या सन को तो हम देखेंगे नहीं, मून या फिर और भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, यहाँ से रे आएंगी और ये आने के बाद टकराएंगे, और टकराने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे एक और प्लेन मिरर रहेगा, इस प्लेन मिरर से टकरा कर ये आईपीस की तरफ जाएगी, और इस तरह से हम इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यही हुआ हमारा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में। तो ये वीडियो हमारा ठीक ठाक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गौर करेंगे कॉनकेव मिरर के ही बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला के बारे में देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, है ना, और भी उसके इमेज फॉर्मेशन के भी बारे में देखेंगे। तो इन बातों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गौर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी और भी लेक्चर की ज़रूरत हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर पे अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हो। और भी फर्दर इंक्वायरी के लिए आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ट्राई कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है एस प्रकाश क्लासेस, आपको कुछ नहीं करना है, इस टेलीग्राम चैनल पे जाना है, आपको सर्च करना है एस प्रकाश क्लासेस, आप इसे ज्वाइन कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये जो हमारी पीडीएफ है ना, ये जो हमारा नोट्स है ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, ताकि आपको नोट्स बनाने में और भी बेहतर तरीके से होगी। जब तक आप कॉपी और पेन से खुद नोट्स नहीं बनाओगे, लेक्चर सुनने का कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। आप हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, आप घर ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी कोविड-19 का पेंडेमिक का दौर चल रहा है। तो जरूरी काम के लिए ही आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगाए रहें, हैंड को सैनिटाइज करते रहें, और
घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।